हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सीए विवेक धनुषी और आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये है सोगा, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर। यस, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता है कि हम लोग सीरीज ऑफ वीडियोस बना रहे हैं और ये हमारा उसी सीरीज ऑफ वीडियोस में नेक्स्ट पार्ट है। आई रिक्वेस्ट कि पहले आप जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं, हमारे प्रीवियस पार्ट्स हैं, उसको अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि अगर वो आपने अब तक नहीं देखा है तो देन इट कैन बी अ ट्रबल फॉर यू। सो आई रिक्वेस्ट कि आप उसको पहले अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, सो दैट आपको आगे वाले वीडियोस अच्छी तरह से समझ में आए। श्योर अबाउट दिस? तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। अब ये वीडियो में अगर आप देखेंगे, हम लोग यूनिट 3 के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले ही ये 2 यूनिट्स जो हैं उस पर वीडियोस अपलोड कर लिए हैं। अब हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो आपको ये यूनिट 3 पर मिलेगा। इस यूनिट 3 पर भी ऑलमोस्ट 3 वीडियोस बनने वाले हैं, तो उन 3 वीडियोस में का ये पहला पार्ट है। हालांकि हमारी प्लेलिस्ट में हम लोगों ने लाइन से ही नंबर्स डाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो फोर्थ, जिससे कोई अगर सारे सीरीज ऑफ वीडियोस देख रहा है तो उसको लाइन में सब समझ में आ जाए। श्योर? तो चलिए, ये वाला वीडियो ये वाले यूनिट पर डिस्कस करेगा। ये यूनिट है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। चलिए, नाउ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप व्हेन देयर आर 3 थिंग्स दैट गेट्स फिनिश्ड। एक, प्रॉपर्टी पास हो जाना, दूसरा डिलीवरी ऑफ गुड्स, और तीसरा रिस्क पास हो जाना। ये प्राइमा फेसी कंफर्म होता है कि जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी उसी दिन रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा। सो रिस्क एंड प्रॉपर्टी गो हैंड इन हैंड। We know that delivery या possession and ownership, property या risk is different. So अगर एक ownership और delivery properly होना है, हम जैसे कहते हैं अगर sale of goods consider करना है, तो जैसे मैंने बताया property का transfer होना, goods की delivery और risk का passing from seller to buyer, all is important. Now, but in this case, if you see, I'll bring all the things on the slide. So it says a sale of goods involves transfer of ownership of property from seller to buyer. Now, it is essential to determine कि ownership कब ट्रांसफर हुआ है. It is very important कि हम लोग इस चैप्टर के लिए समझें कि ownership कब ट्रांसफर हुई है. अब आप कहेंगे कि ownership कब ट्रांसफर हुई है, ये हमें क्यों चेक करना है? Guys, ओनरशिप कौन से पॉइंट इन टाइम पे ट्रांसफर हुई है, अगर हम इसके बारे में पता चल जाएगा तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि सेलर के और बायर के ड्यूटीज और राइट्स क्या है। अभी ये मैंने आपको पीछे की स्लाइड पे बताया, एक जनरल रूल है कि जिसके पास गुड्स की प्रॉपर्टी होती है, गुड्स के रिस्क भी उसी के पास होते हैं। सो लेट अस से फॉर एग्जांपल, अगर गुड्स कहीं जाकर गुम गए या डैमेज हो गए, सो द बर्डन ऑफ लॉस कौन बेयर करेगा? द बर्डन ऑफ लॉस विल बी विद द ओनर, एंड ओनर का मतलब जिसके पास गुड्स की प्रॉपर्टी है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो अगर मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई कर दूं, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, या आप बोलो प्रॉपर्टी, या आप बोलो ओनरशिप, these are all one and the same, belong to one family. Risk and rewards, property and ownership, ये डिसाइड करता है सेल ऑफ गुड्स। और याद रखना, डिलीवरी या पोजेशन ये अलग हो गया। डिलीवरी या पोजेशन ये डिसाइड नहीं करता कि गुड्स का सेल हुआ है या नहीं हुआ है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब अगर आप आगे देखेंगे, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, तो जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द राइट्स एंड ड्यूटीज, लाइबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर। ये डायग्राम जो मैंने पीछे आपको लिखकर बताया वही है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है पासिंग ऑफ
ओनरशिप। तो अगर प्रॉपर्टी बायर के पास है तो रिस्क भी बायर का होगा, ना कि सेलर का। फिर भले ही गुड्स सेलर के पोजीशन में क्यों ना हो, हमें पता है पोजीशन मायने नहीं रखता। वो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रॉपर्टी और ओनरशिप किसके पास है, उसका रिस्क है। तो ये जानने के लिए हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ गुड्स डिवाइड किए हैं। पहला गुड्स है स्पेसिफिक या असर्टन गुड्स, सेकंड है अनअसर्टन गुड्स, थर्ड है गुड्स ऑन सेल और अप्रूवल, और फोर्थ है व्हेन यू ट्रांसफर बट विथ अ रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। वी विल सी दिस। तो ये चारों टाइप्स ऑफ गुड्स के ओनरशिप या प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है, लेट अस सी वन बाय वन। मैं आपको ये बता दूं कि स्पेसिफिक और असर्टन में देयर आर मोर 3 सब टाइप्स। देयर आर मोर 3 सब टाइप्स। तो पहले हम लोग स्पेसिफिक या असर्टन गुड्स देखेंगे और उसके जो 3 टाइप्स है उसको भी अच्छी तरह से समझेंगे। अब स्पेसिफिक गुड्स के अंदर प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे रूल कहता है इन केस इफ देयर इज अ सेल ऑफ स्पेसिफिक और असर्टन गुड्स, प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी, इट डिपेंड्स ऑन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। ये पार्ट जो सेलर और बायर है ये उनके इंटेंशन को देख के समझना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है। अब सेकंड क्वेश्चन फिर ये आता है कि पार्टी का इंटेंशन कैसे समझें, तो रूल कहता है आइदर बाय देयर कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस, by their behavior, by the circumstances, by the facts। So हमें ये केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ेगा, हर केस में अलग रहेगा। तो केस के फैक्ट्स, केस के सर्कमस्टांसेस को देख के हमें ये डिसाइड करना है कि स्पेसिफिक या असर्टन गुड्स के अंदर की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है। रूल कहता है अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, all the rules that are there in section 20 to 24 for asserting the intention of parties will be applicable। अब आगे वो सेक्शंस में क्या बोला जाता है वो हम आगे देखेंगे। तो इसमें अब असर्टन गुड्स में देयर आर स्टेजेस, जो मैंने आपको कहा था कि उसमें 3 गुड्स हैं, स्पेसिफिक या फिर असर्टन गुड्स में देयर आर 3 टाइप्स, और वो 3 टाइप्स हैं। एक, गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल मतलब रेडी है, आज अगर सेलर चाहे तो बायर को दे सकता है। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या, कि अभी वो डिलीवरी के लिए रेडी ही नहीं है, आज अगर बायर के दे दो मुझे तो हम नहीं दे सकते, दे आर नॉट रेडी टू यूज। एंड स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट बट सेलर हैज टू असर्टन द प्राइस। मतलब गुड्स तो तैयार है बट सेलर को उसके ऊपर कुछ ऐसा करना है कि जिससे वो गुड्स की प्राइस को डिसाइड कर कर बायर को कम्युनिकेट कर सके। तो ये 3 प्रकार के या 3 टाइप्स के गुड्स हैं स्पेसिफिक या असर्टन में। अब इसको हम एक एक करके देखेंगे। सो फर्स्ट, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। जैसे मैंने बताया डिलीवरेबल का मतलब बायर अगर चाहे तो आज गुड्स की डिलीवरी ले सकता है। तो रूल कहता है गुड्स दैट आर इन द स्टेट दैट बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब बायर अगर हम बायर को बोल सकते हैं कि मेरा गुड्स रेडी है, आपको चाहिए तो ले लीजिए। सो एक्स गोज इनटू अ शॉप एंड बाइज द टेलीविजन एंड आस्क्स द शॉपकीपर फॉर होम डिलीवरी। The shopkeeper also agrees to do this. The television immediately becomes the property of X. Clear है? Sure about this? तो इतना याद रखना है, it will impliedly be decided by the parties to the contract, that is the seller and the buyer। और अगर गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में है ऑलरेडी और बायर अगर आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो ऑब्वियसली ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाएगी। अगर हम सेकेंड पार्ट देखें यहां पर, तो रूल कहता है अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। द प्रॉपर्टी विल पास व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। व्हाट इज इमटेरियल इज द टाइम ऑफ द पेमेंट एंड द टाइम ऑफ द डिलीवरी, और इवन इफ बोथ आर पोस्टपोन्ड। सो वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, दिस सेज अगर ये आपका डिलीवरेबल स्टेट में है तो अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अभी अनकंडीशनल का मतलब क्या, ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाना चाहिए कि ऐसा अगर आप करेंगे ना तो ही ये गुड्स आपका होगा। अगर आपने ऐसा कंडीशन लगा के बेचा तो फिर तो ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं होगी। तो रूल कहता है कि अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो बेचने का,
और प्रॉपर्टी इन गुड्स विल पास टू द बायर। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं गुड्स के पैसे कब दे रहा हूं या आप गुड्स की डिलीवरी कब दे रहे हो, दिस इज इमटेरियल। व्हाट मैटर्स इज क्या गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, क्या सेलर और बायर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या दोनों ही सेलर बेचने के लिए और बायर जो है वो डिलीवरी लेने के लिए तैयार है। यस, दैट्स इट, आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। फिर डिलीवरी 2-3 दिन बाद हो, पेमेंट 3-4 दिन बाद हो, या दोनों ही बाद में हो, आज ना डिलीवरी हो रही है ना आज पैसे दिए जा रहे हैं, दैट विल नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज जो गुड्स हैं उसकी ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई। श्योर अबाउट दिस। नेक्स्ट, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, मतलब अभी तक वो तैयार नहीं है। तो सिंपल है गाइस, अगर वो तैयार नहीं है तो मुझे बताइए क्या करना होगा। वेरी गुड, तैयार करना पड़ेगा। सो व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग सो टू पुट देम इन अ डिलीवरेबल स्टेट, उन्हें भैया डिलीवरेबल स्टेट में डालने का मतलब है तैयार कीजिए उस गुड्स को, वो पोजीशन पर लेके आइए कि अगर आज कोई इसकी डिलीवरी लेना चाहे तो सेलर उसको दे सकता है। The property does not pass unless and until such thing is done and the buyer has notice of, मतलब सिर्फ गुड्स को रेडी नहीं करना है, रेडी करके बायर को भी कम्युनिकेट करना है कि आपने जो गुड्स सिलेक्ट किया था इट इज नाउ इन अ डिलीवरेबल स्टेट और आप इसकी डिलीवरी ले सकते हैं। थर्ड, स्पेसिफिक गुड्स विच आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट बट सेलर को कुछ ऐसा करना है जिससे वो उसकी प्राइस को डिसाइड कर सके। इसका मतलब यहां पर क्या है, गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में तो है लेकिन देयर इज सम एक्टिविटी विच इज पेंडिंग, ऐसी कोई एक्टिविटी है जो पेंडिंग है और उस एक्टिविटी जो पेंडिंग है उससे उस गुड्स की जो प्राइस है वो अभी तक डिसाइड नहीं की गई है। तो जैसे ही प्राइस डिसाइड हो जाएगी वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, हम कह देंगे कि उस गुड्स के अंदर जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसमें अभी हम देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गुड्स का कोई वेट, मेजरमेंट, टेस्टिंग या ऐसी कोई चीज करनी बाकी है जिससे हम उस गुड्स की प्राइस को डिसाइड कर सके, तो फिर हम कह देंगे कि गुड्स जो है उसकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो गई। तो रूल कहता है द प्रॉपर्टी विल डज नॉट पास unless and until such act or thing, which act or thing, this weight, measure or testing is done and the buyer has notice again, और आपने बायर को भी बताया कि मेरा जो भी वेट करने का, मेजरमेंट करने का, टेस्टिंग करने का जो था वो हो चुका है और अब ये गुड्स की ये प्राइस है और वो डिलीवरेबल स्टेट में है, और अगर आप बायर को कम्युनिकेट कर दें तो फिर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। श्योर अबाउट दिस। तो एक बार हम फिर रिवाइज कर लें, हमने अभी तक कौन से गुड्स की ओनरशिप देखी, स्पेसिफिक या असर्टन, और उसमें कितने टाइप्स हैं, 3। पहला कौन सा है, ऐसे गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेट में है, नंबर 2 ऐसे गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, और नंबर 3 ऐसे गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेट में है बट कोई एक्टिविटी पेंडिंग है जिससे अभी तक हमने उसकी प्राइस को डिसाइड नहीं किया। श्योर अबाउट दिस, पक्का। Now, let us move on to a small example regarding it. तो ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखिए। A sold carpets to company which were required to be laid down. The carpet was delivered to the company's premises, but उसे बिछाने के पहले ही उसकी चोरी हो गई थी। रूल कहता है the carpet was in a deliverable state, but it was not laid, which was a part of contract, and hence the property never passed to the buyer company. श्योर। अब हम सेकंड गुड्स की तरफ चलते हैं, और अगर आपको सेकंड गुड्स याद है तो सेकंड गुड्स थे अनअसर्टेन गुड्स। अब आपने मेरे स्टार्ट के पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने सारे गुड्स को एक्सप्लेन किया था, असर्टेन गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स, हमने ये सारे गुड्स समझे। अनअसर्टेन गुड्स का मतलब क्या है, ऐसे गुड्स जो आपने अभी तक डिसाइड नहीं किए कि आपको कौन सी चीज लेनी है। याद आ रहा है अगर आपने मेरे पहले के पार्ट देखे, अनअसर्टेन मतलब यू आर नॉट क्लियर व्हाट यू वांट टू बाय, हाउ मच यू वांट टू बाय। तो ऑब्वियसली द फर्स्ट स्टेप इज क्या, असर्टेन। सिंपल, इफ इट इज अनअसर्टेन द फर्स्ट थिंग दैट द बायर हैज टू डू इज
ascertain those goods. So rule says no property in the goods is transferred to the buyer unless and until goods are ascertain. जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे पता चलेगा? तो अनअसर्टेन गुड्स में सबसे पहला स्टेप क्या है? असर्टेन करो. रूल कहता है द रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इज make sure that the goods are in a deliverable state, and second, it is delivered to the carrier for transmission. Now, when there is a contract for the sale of uncertain or future goods by description, and the goods of the description in a deliverable state are unconditionally appropriated. अब यहां पे क्या शब्द है? unconditionally appropriate करना. मतलब जब आप किसी को कोई गुड्स को अप्रोप्रिएट करते हो तो आपको बिल्कुल भी कोई कंडीशन नहीं लगानी है. अगर आप कंडीशन लगा के कर रहे हो तो फिर वो तो कंडीशनल अप्रोप्रिएशन हो गया, और कंडीशनल अप्रोप्रिएशन वाले गुड्स पर ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर नहीं होती. ये अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन कैन बी डन आइदर बाय द सेलर और बाय द बायर, एंड ऑल्सो रिमेंबर इट कैन बी एक्सप्रेस or implied, and also remember it can be either before or after the appropriation is made. Sure about this? Pakka. So that permission, that assent that is given either by the seller or buyer, it can be express or implied. Also remember the assent on the permission which is express or implied can either be given before the appropriation और आफ्टर द अप्रोप्रिएशन. और अप्रोप्रिएशन का मतलब आपको मालूम है, गुड्स को आइडेंटिफाई करना फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट. श्योर अबाउट दिस? पक्का? Obviously, once it is appropriated, and once you are, and obviously not appropriated, unconditionally appropriated, the next thing that we have learned is give it to the carrier for transmission. So the seller delivers the goods to the buyer or the carrier or the bailee for the purpose of transmission and does not reserve the right of disposal. ये हम लोग फोर्थ पार्ट में देखेंगे. Does not reserve the right of disposal मतलब क्या? बहुत बार लोग क्या करते हैं, गुड्स को तो डिलीवर कर देते हैं, लेकिन गुड्स के जो डॉक्यूमेंट टू टाइटल है, ओनरशिप वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अभी भी सेलर के ही नाम पे होता है. अब मुझे बताइए, अगर वो सेलर के नाम पर है तो गुड्स बेचकर क्या फायदा? इसका तो मतलब यही हुआ ना कि गुड्स पर आपने अभी भी अपना पकड़ बना रखा है. तो रूल कहता है यू शुड नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल. इफ यू रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल then तो obviously it will not be considered कि ownership has transferred. So rule says it is deemed to have, what is important is unconditional appropriation of goods in the contract. Sure about this? Next, एक एग्जाम्पल ले लेंगे. A bill of lading of a railway parcel is made in the name of a buyer and is sent to him. तो ऑब्वियसली द ओनरशिप इन गुड्स विल पास फ्रॉम द सेलर टू द बायर, क्योंकि यहां पर जो बिल ऑफ लेडिंग है उसमें सेलर ने अपना नाम नहीं रखा, बायर का नाम रखा है, तो इसीलिए ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी. इन द केस द गुड्स आर सब्जेक्टेड टू लॉस, द सेलर विल नॉट बी लायबल. व्हाई द सेलर विल नॉट बी लायबल? बिकॉज वी नो कि प्रॉपर्टी और ओनरशिप के साथ ही रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं. श्योर अबाउट दिस? पक्का? नाउ next, so just to summarize the whole section 23 of uncertain goods, let us see all the conditions in the one slide. So I'll highlight the main part. So appropriation of goods का मतलब है सिलेक्शन ऑफ गुड्स. ये मैं कब से बोल रहा हूँ कि अप्रोप्रिएट का मतलब यू हैव टू सिलेक्ट, आपको कौन सा गुड चाहिए, कितना चाहिए, विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Obviously there should be a consent of seller and buyer both. तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि अगर अनअसर्टेन गुड्स हैं तो उससे असर्टेन करो, और असर्टेन का मतलब है अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन. सो अभी उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता चले? फर्स्ट, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स. सेकेंड, if you have done a contract as per the description, then the description and the quality that is stated in the contract, the goods should be of the same description and quality.
Third, it should be in a deliverable state and there should be an unconditional appropriation. Unconditional का मतलब है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि कोई भी कंडीशन नहीं लगाना है या राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर ने अपने पास नहीं रखना है. The appropriation can either be done by the seller or buyer with the respective permissions of both, and it can either be express and implied or either or before the appropriation, either before or after the appropriation. Sure about this? So हमने दो प्रकार के गुड्स देखे, स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स. इनकी ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है. अब थर्ड टाइप देखेंगे, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. अब आपको मालूम है कि गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस मतलब ऐसे गुड्स जो हम कस्टमर को देते हैं और उसको ये भी कहते हैं कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप रखना, वरना आप हमें रिटर्न कर सकते हैं. तो अब ऐसे समय में अगर एक सेलर ने बायर को कोई गुड्स दिए हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि ओनरशिप बायर को कब ट्रांसफर हुई. तो रूल कहता है द प्रॉपर्टी विल पास टू द बायर. नाउ द प्रॉपर्टी विल पास टू द बायर व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस बाय सम एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन. मतलब क्या, जैसे वो उस पर्टिकुलर गुड्स को खा लिया, तोड़ दिया, फेंक दिया, किसी को बेच दिया या वो गुड्स को गिरवी रख दिया. मतलब वो कोई एक ऐसी एक्ट कर रहा है जो एक ओनर ही कर सकता है अपने गुड्स के साथ. अगर ऐसी कोई एक्ट कर रहा है तो हम ये मान लेंगे कि वो सिग्निफाई कर रहा है कि उसने वो गुड्स रख लिए, और जब ये सिग्निफाई हो जाता है तो ऑब्वियसली हम ये मान लेंगे कि ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड. The next is if it does not signify his approval, और वो सेलर को ये बोल दे, मतलब उसने सेलर को कॉल करके बोल दिया कि मुझे गुड्स नहीं चाहिए, तो दैट इज द सेकंड. हमें क्लियर हो जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी या नहीं होगी. या थर्ड, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, he does something which proves that he has accepted the goods, मतलब मुझे प्लेज कर दिया या किसी और को आगे बेच दिया. तो आज के बाद याद रखना है, तीन चीजें हो गई. एक, वो क्लियर कट आपको बोल देगा आई हैव अप्रूव्ड. सेकेंड, वो बोल देगा कि मैं जो है नहीं अप्रूव कर रहा हूं. और थर्ड, वो कुछ बोलेगा नहीं बट वो उसकी एक्शन आपको बताएगी. जैसे उसने आगे किसी को बेच दिया या ये गुड्स को गिरवी रख दिया, तो इट इज डीम्ड कि उसने ये गुड्स रख लिए हैं और ओनरशिप जो है अब सेलर से बायर को ट्रांसफर हो गई है. नाउ प्लीज नेक्स्ट वाला, अगर आप यहां पर ये देखेंगे, रूल कहता है he retains the good without giving no notice of rejection if the time has been fixed for the return and on the expiration of such time, and if no time has been fixed on the expiration of reasonable time. तो जब वो नहीं बोलता तो कैसे पता चले. तो रूल कहता है, एक तो सेलर ने जब बायर को बेचा था तो क्या कुछ टाइम बताया था. हाँ, सेलर ने बोला था कि 3 दिन में बता देना. 3 दिन हो गए, यस. बायर ने कुछ बोला, नहीं. समझ लीजिए गुड्स बिक चुके हैं, ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी है. ओके सर, अब ट्रांजैक्शन के वक्त सेलर और बायर के बीच में कोई बात नहीं हुई थी, कितने दिन में जवाब देना है. तो फिर जो हमारा एक्ट है वो कहता है कि रीजनेबल टाइम में बायर ने सेलर को बताना है. अब रीजनेबल क्या है, इट कैन नॉट बी डिफाइंड, इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. श्योर अबाउट दिस? पक्का. एग्जाम्पल है, ए सेंड्स टू बी अ वाटर मोटर ऑन अप्रूवल और रिटर्न इन मार्च. बी उसको कब रिटर्न कर रहा है, जरा देखो तो, अगस्त 2016, मतलब आराम से 6-7 महीने बाद. द वाटर मोटर हैज नॉट बीन रिटर्न विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड देयरफॉर ए इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट एंड बी शुड पे द प्राइस. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? नाउ अगर आजकल हमारा जो सीओडी जैसे हम कहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, तो इसमें थोड़ा सा कैसा होगा, एक थोड़ा सा ये भी देखते हैं. It may be noted that when the goods have been delivered by a person on sale or return, on the terms that the good were to remain the property of seller till they are paid for, the property therein does not pass to the buyer until the terms are complied. And what is the term? That is the cash is paid. श्योर अबाउट दिस? तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है. हम लोग देखते हैं, हम लोग अमेजोन से कितनी बार कोई चीज मंगाते हैं और सब सोच लीजिए अगर मंगाने के हमारे तक पहुंचने से पहले अगर कुछ डैमेज हो जाते हैं तो जरा बताइए कि हम वो लेंगे क्या? नहीं. इसका मतलब वो ओनरशिप अभी भी किसके पास है? सेलर के पास. उसका लॉस कौन बेयर करेगा? सेलर. तो यहाँ पर जब तक हम पे नहीं कर देते, ऑब्वियसली जो ओनरशिप है वो सेलर के पास ही रहेगी. सो जैसे ए डिलीवर्ड इज डिलीवर्ड टू बी ऑन सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न
basis. So it was expressly provided in the contract that jewelry shall remain A's property until the price is paid. Before the payment of price, अगर बी ने वो ज्वेलरी किसी और के साथ प्लेज कर दी, तो इट वॉज हेल्ड दैट एट द टाइम ऑफ प्लेज द ओनरशिप वॉज नेवर ट्रांसफर्ड टू बी एंड देयरफॉर इट वॉज नॉट वैलिड. श्योर अबाउट दिस? पक्का? Thus the pledge was not valid and A could recover the jewelry from C. Sure about this? And the last part, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल. अब मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब हमने डिलीवरी या पोजेशन ऑफ गुड्स तो जाने दिया, लेकिन सेलर ने अभी भी उस गुड्स पर अपना अधिकार बनाया रखा है. वो हो सकता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हो सकता है कोई दूसरे ओनरशिप रिलेटेड चीजें हो. सो रूल यहां पे कहता है व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द सेलर बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट or appropriation reserve the right of disposal of goods until certain conditions are met. ये हमने पहले बात की थी, इसलिए वहां पे पीछे हमेशा क्या बोलते थे, कंडीशनल अप्रोप्रिएशन नहीं चलेगा, हमेशा क्या बोलते थे, अनकंडीशनल चलेगा. और यहां पर अब वो क्या कह रहे हैं कि आपने अगर कोई कंडीशन रखी है कि ये कंडीशन फुलफिल हुई ना तो ही गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होगा, तो ही तेरा गुड्स होगा, तो फिर हम बोलेंगे कि सेलर ने जो है वो अपना राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व रखा है. सो इन सच केस इवन इफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज टर्न टू द बायर और टू द कैरियर और टू द बेली for the purpose of transmission, the property will not pass जब तक जो भी कंडीशन सेलर ने लगाई है वो फुलफिल नहीं हो जाती. एक एग्जांपल नीचे देखिए छोटा सा, जो पीछे हमने एक रेलवे रिसिप्ट का लिया था. सो व्हेन द गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू अ रेलवे, यहां पर बिल ऑफ लीडिंग या रेलवे रिसिप्ट जो भी है, दे आर डिलीवर्ड टू द ऑर्डर ऑफ सेलर or his agent, तो the seller is prima facie deemed to reserve the right of disposal. पीछे क्या था, हमने रेलवे का जो रिसीप्ट या बिल ऑफ लीडिंग था उस पे बायर का नाम ही डाला था. अब यहां पर क्या है, सेलर ने अपना नाम रखा है और वो सेलर या उसके एजेंट के इंस्ट्रक्शंस पर ही ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डिलीवर होगा. इसका मतलब ये क्या हो गया कि भले ही उसने गुड्स ट्रांसमिशन पर्पस के लिए दे दिए हो, लेकिन ओनरशिप तो अभी भी उसी के पास है. Sure about this? So when the seller of goods draws on buyer for the price and transmit the buyer the bills of exchange together with the bill of lading, as the case may be, the railway receipt to secure acceptance or payment of bill of exchange. Obviously people do this so that पैसे दिए बिना कोई गुड्स की डिलीवरी ना ले ले. इसीलिए सेलर हमेशा करता है कि वो जानबूझ से ये करता है जिससे ये कंफर्म हो जाए कि पैसे पे हो जाए और फिर उसको गुड्स की डिलीवरी मिले. द बायर इज बाउंड टू रिटर्न द बिल ऑफ लीडिंग और रेलवे रिसिप्ट इफ ही डज नॉट ऑनर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. कॉमन सेंस. एंड यू नो दैट बिल ऑफ लीडिंग और रेलवे रिसिप्ट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. इफ ही रॉन्गफुली रिटेन्स इट, वो सेलर को फिर से रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हमें भी पता है द प्रॉपर्टी इन गुड्स विल नॉट पास टू हिम बिकॉज द सेलर हैज ऑलरेडी रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल. श्योर अबाउट दिस? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. हमने ये वाले वीडियो में 3 टाइप्स ऑफ गुड्स की ओनरशिप कब और कैसे ट्रांसफर होती है इसके बारे में देखा. दोज गुड्स वर स्पेसिफिक गुड्स, और uncertain बोलो, uncertain goods, sale of goods that have been sent on approval or return basis, and 4, reserving the right of disposal. Sure about this? If you like this video, please subscribe our channel. इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई इश्यूज हैं, कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, and we will be more than happy to help you. Thank you guys.